हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बेटा हम क्लास 11th का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेक्शन ए और बी करवा चुकी हूं मैं और अब हम सेक्शन नंबर सी करेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स थोड़े भी बेनिफिशियल लग रहे हैं तो आप भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, कोई पैसा नहीं लग रहा। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि 12th क्लास में भी आपको फ्री में मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएं और आपके एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। बिना किसी चार्ज के फ्री में आपको सारा मटेरियल यहाँ मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। चलिए अब हम सेक्शन सी पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट। ये क्या कहता है कि कोटेंजेंट ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट x साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x 1 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और हमारे पास दो आइडेंटिटीज़ होती हैं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। दोनों को आपने ऊपर यूज़ करना है। और कोटेंजेंट 4x को भी मैं बाद में चेंज करती हूँ, अभी तो इसको लेते हैं। 2 साइन, ध्यान देना, 5x प्लस 3x 8x बाई 2 सी माइनस डी यानी 5 माइनस 3 कॉस 2x बाई 2। डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोटेंजेंट x 2 5, ये कॉस आ जाएगा पहले, तो ध्यान देंगे 5 प्लस 3 8x बाई 2 और साइन 5 माइनस 3 2x बाई 2। ठीक है भाई। अब आप साथ साथ क्या करते हो, देखो ये सब प्रोडक्ट में आ गए हैं तो हम ऊपर नीचे आराम से कैंसिल भी कर सकेंगे। इसको मैं लिख देती हूँ cos 4x बाय साइन 4x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करोगे ये बनेगा साइन 4x, 2 को 2 से डिवाइड करोगे cos x और पूरे के डिनोमिनेटर में कोटेंजेंट x बन जाएगा cos x बाय साइन x, 2 चौके 8, ये बन जाएगा cos 4x और ये बन जाएगा साइन x। न्यूमरेटर में देखो तो साइन 4 से साइन 4 कैंसिल और यहाँ साइन से साइन। ऊपर हमारी टर्म आ गई cos 4x cos x, नीचे आ गई cos 4x cos x, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, हमारा आंसर 1 आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग। ये डाटा है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। पहले तो हम इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 xi और ये हो जाता है हमारा fi 3 8 13 18 23 28 7 10 15 7 10 15 10 6 और 2। अब हमारे पास दो मेथड है इसको करने के। एक तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आपने क्या करना है, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई होल स्क्वेयर बाय एन माइनस सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बाय एन का होल स्क्वेयर। समझ रहे हैं? मतलब इससे हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा और इसका जब हम अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। बट इसमें जब हम एक्स आई का स्क्वेयर करते हैं तो टर्म्स बहुत लंबी चली जाएंगी और मल्टीप्लिकेशन उतनी ही लंबी हमारी हो जाएगी। तो उस लंबी मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है। तो पहले हम इसका मीन निकाल लेते हैं। ठीक है भाई। पहला स्टेप हमारा होगा एफ आई एक्स आई का। 3 7 जा 21, 8 10 जा 80, ये 195 आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा, 6 3 जा 18, 1 6 2 जा 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। एम आई राइट? चलिए, और ये आ जाएगा 56। अब पहले ना इसका मीन निकाल लो, एक्स बार। मीन क्या होता है भाई, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आराम से फ्रेम में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई तो ये तो एफ आई का सिग्मा कर दो यहाँ पर। तो देखो भाई 10 और 7 17 और 15 32 और 10 42 और 6 48 और 2 ये आ जाएगा 50। और सिग्मा एफ आई एक्स आई जब आप करिएगा, थोड़ा खुला करना था मुझे भी,
8 और 6 14 और 5 19 और 1 20, 2 5 और 2 7 और 3 10 और 18 और 9 27 और 8 35 और 2 37, 3 4 5 6। देखो मीडियम का कोई फ़र्क नहीं होता, आपको एडिशन वगैरह जिसमें कन्वीनियंट लगे उसमें करना चाहिए। मेरी थोड़ी फास्ट है हिंदी में तो मैं उसमें कर लेती हूँ, आप इंग्लिश से भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अब हम भाई 670 को 50 से डिवाइड करेंगे तो जो मेरा x बार आएगा 5 1 जा 5 और 1 आ गया, 13.4 मेरा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। लेकिन अब अगर मैं 13.4 को सब में से माइनस करती हूँ तो ये मुझे लंबा पड़ेगा। इससे बेटर मुझे लग रहा है कि भाई मैं आपको xi के स्क्वायर वाले मेथड से ही करा दूँ, क्योंकि कुछ तो इसने यहाँ पर ना स्टेटमेंट को चेंज किया है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है, fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और इस सारे का अंडर रूट। लेकिन अगर मैं एक एक टर्म में से x बार को माइनस करती हूँ 13.4 तो वो डेसिमल में जाएगा और उसका स्क्वायर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम xi का स्क्वायर कर लें, एटलीस्ट डेसिमल तो नहीं आएगा ना। तो ये हो जाएगा भाई 9 64 169 और 18 का हो जाएगा 324 और 23 का स्क्वायर होता है 529 और 28 का मुझे भी लर्न नहीं है। तो 28 8 दूनी 16 और 6 22 28 दूनी 56 4 784। ठीक है भाई, ये आ गया। अब आप इसकी और इसकी प्रोडक्ट कर दो, fi xi का स्क्वायर ध्यान देंगे 9 7 जा 63, 64 को 10 से करोगे 640, 15 को 169 से करोगे तो ये आप कर लेना, मैंने कर लिया है पहले ही। ये आ रहा है 2535 और इसको करोगे तो बिल्कुल सिंपल, ये 3240। 6 को करेंगे 529 से तो 3174 और 2 को करेंगे तो 2 4 जाए 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 प्लस 1 ये आ जाएगा। इसका जब आप एडिशन करते हो fi xi स्क्वायर 8 4 12 और 5 17 और 3 20, 2 15 और 4 19 और 3 22 और 4 26 और 6 32, 3 9 और 2 11 और 5 16 और 6 22, 2 3 और 3 4 3 9 और 2 11,220। अब जो मैंने आपको मीन का फॉर्मूला बताया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सिग्मा fi xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा fi xi बाय n का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये जो वैल्यू है ये मैं यहाँ निकाल चुकी हूँ, 13.4 आ रही है, ये देख लो भाई। सिग्मा देखो मैं दोनों को फ्रेम में रखती हूँ, सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi का मतलब n होता है 67/5 यानी 13.4, तो ये आ गया। इसको और देखते हैं, ये वैल्यू है 11,220 डिवाइडेड बाय 50 और ये 13.4 का स्क्वायर, सारे का अंडर रूट कैंसिल, 5 दूनी 10 और भाई 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और फिर ये 5 4 जा 20 और अब इसका करते हैं स्क्वायर। तो ये 13.4 को जब आप 13.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 179.56 पूरे का अंडर रूट। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो बेटा जी ये वैल्यू मेरी आएगी 44.84। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है तो ये सारी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 44.84 को जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आता है कि नहीं आता है आपको अंडर रूट फाइंड करना, भाई ये डेसिमल से पहले लिया 6 6 जा 36, 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 8 आएगा और ऊपर से अगला पेयर आपने 84 ले लेना है, ये 12 आ जाएगा, 12 5 60, 7 पे नहीं जाएगा ये 6 पे जाएगा तो यहाँ लगा दो 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12 और 3 15 और ये 7। तो इस तरह से जब आप इसको करोगे तो 69 समथिंग आएगा जिसे आप 6.7 भी राइट कर सकते हो, जो कि आपका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने पहले आपको बोला था कि हम इस वाले मेथड से इसको ट्राई करते, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मीन जो है वो डेसिमल में आ रहा है तो वो ये वाला मेथड लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होंगी लेकिन गलती के चांसेस इसमें थोड़े
कम रहेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। वाई आपको गिवन है। वाई क्या गिवन है? 2x² प्लस 3x प्लस 5 बाय 3x प्लस 4। dy बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है भाई, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 5 बाय 3x प्लस 4। ठीक है, अब u बाई वी का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई वी क्या थी? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर की डिफ्रेंशिएशन, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर की डिफ्रेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर 3x प्लस 4 एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 5 माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 एज इट इज, और डिनोमिनेटर यानी कि 3x प्लस 4 की डिफ्रेंशिएशन। गॉट इट? तो बेटा फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, तीनों की बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 2 एज इट इज और x² की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2x, तो ये बन जाएगा 4x। 3x है, 3 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, 5 कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0। ये टर्म एज इट इज 2x² प्लस 3x प्लस 5, और 3x में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 3 4 का कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। इसको बस ऊपर सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 3 जा 12x², 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 16 और 9 25 होता है, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12। 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 6x² माइनस 9x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 12 में से 6 गए 6x², 25 में से 9 माइनस करोगे 16x, 12 में से 15 करोगे 3 बाय 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। इन क्लास 11 40% स्टूडेंट स्टडी मैथ्स, 30% स्टडी बायोलॉजी, 10% स्टूडेंट स्टडी बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी। स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथ्स और बायोलॉजी। देखो 40% का मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 100 हो गए, तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। लेट एम बी द इवेंट दैट अ स्टूडेंट चूजन स्टडी मैथ्स। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो एम बी द इवेंट दैट स्टूडेंट चूजन स्टडी बायोलॉजी, स्टडीज आ जाएगा बल्कि यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैथ्स के 40 बच्चे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात भाई? 40% का मतलब 100 में से 40 हो गए ना, 40% का मतलब आउट ऑफ 100 40 स्टूडेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ स्टडिंग स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मैथ्स बाय नंबर ऑफ एस, यानी 40 बाय 100। 4 बाय 10 ही रख लो, हम 10 को डेसिमल में हमें हेल्पफुल रहने वाला है ये। सिमिलरली बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे कितने बताए भाई? कहाँ गया? 30% बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो 30 हो गया, तो बायोलॉजी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30 बाय 100, 3 बाय 10। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, मैथ्स एंड बायोलॉजी, तो नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी हो जाएगा 10। कहाँ गया? ये रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी हो जाएगी 10 बाय 100, यानी 1 बाय 10। मैंने जानबूझकर इनको कट नहीं किया है जहाँ जहाँ हो रहा था। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की, ही विल बी स्टडिंग मैथ्स और बायोलॉजी, तो और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है, तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हमारे पास। सिंपल सवाल है ये, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन b। मैथ्स की 4 बाय 10 प्लस 3 बाय 10, 4 और 3 7, 1 गया 6 बाय 10। एलसीएम नहीं लेना पड़ा ना, बिल्कुल सिंपल हो गया। 3 बाय 5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये है सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ में से।
सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट नोट कर लूँ, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखें आप ज़रा, फर्स्ट इनइक्वालिटी को हमने उठाया, अगला स्टेप क्या होता है, हम इसकी इक्वेशन बना देते हैं। उसके बाद हम x और y की वैल्यू चूज़ करते हैं। x को 0 रखोगे y 4 आएगा, y को 0 रखोगे x ने 8 आना है। साथ में अपना पेंसिल स्केल लेकर नीट एंड क्लीन ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। x की वैल्यू 8 तक जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल डिस्टेंसेस पर आपने लेना है, रफ डायाग्राम नहीं बनाना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। 6 7 8 9 और ये y हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखो x0 y 4 है, x8 y 0 है, इक्वल टू का साइन है। तो जब आप इस लाइन को स्केल से मिला लेना भाई, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी L1, जो कि फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ को शो कर रही है, इसके ग्राफ को। लेकिन जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो ये लाइन हमारे पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में बांट रही है, एक अपर और एक लोअर। तो हमारा सॉल्यूशन कौन से पार्ट में है ये हमने चेक करना होता है। इसके लिए हम इस इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। मैंने बहुत अच्छे से लाइव क्लासेस लेके ये चैप्टर 6 11th का कंप्लीट कराया था, तो आप वहाँ से देखें। अब तो एग्ज़ाम ही आ गए हैं 2 दिन के बाद। तो 0 इज लेस देन 8, 0 8 से लेस होता है, बिल्कुल होता है, तो ये बात ट्रू है, यानी इस लाइन का सॉल्यूशन इसका लोअर पार्ट है। अब सेकंड उठा लो, ये 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, x लिया y लिया, x0 y0 x4 आ जाएगा, तो x0 y8 ये पॉइंट आ जाएगा और x4 y0। अब जहाँ पर ये दोनों पॉइंट हैं इनको मिला दो तो ये दूसरी लाइन आ जाएगी। इसके अंदर भी जब आप 0 रखोगे तो लेस देन 8 आएगा, तो इसका सॉल्यूशन भी डाउनवर्ड है। और जब मैं तीसरे ग्राफ की बात करती हूँ तो आपने सिर्फ इसको ये लिखना होता है कि भाई x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहाँ x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो इसके और इसके नीचे वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एरिया आ जाएगा ग्राफिकली। तो ये था बेटा कंप्लीट सेक्शन नंबर सी, और अब हम सेक्शन नंबर डी सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं बेटा सेक्शन नंबर डी, क्वेश्चन 1, और वैसे 17th क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 49/15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। जब भी किसी जीपी की 3 टर्म्स की सम या प्रोडक्ट का क्वेश्चन आए तो वो 3 टर्म्स हमने स्पेशल लेनी होती है। फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स ऑफ द जीपी। तो जब भी इस तरह की कोई 3 टर्म्स आपसे पूछी जाए तो आपने लेना है लेट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी आर, ए बाय आर, ए और ए आर। देख लो जीपी में है, इसको इससे डिवाइड करोगे आर आएगा और इसको इससे डिवाइड करोगे आर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले तो हम इनकी प्रोडक्ट ले लेते हैं। कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है, और प्रोडक्ट 1 दे रखी है। आर से आर कैंसिल हो गया, अरे एक मिनट देखो, आर से आर कैंसिल हो गया, तीनों ए से ए क्यूब 1 आ गया, तो ए की वैल्यू तो हमें मिली गई 1। अगला क्या है? तीनों का सम 49/15 है, तो ए बाय आर प्लस ए आर 49/15, ए की वैल्यू 1 मिल चुकी है, यहाँ पुट करो आर आ जाएगा। 1 + 1 × आर, आर इज इक्वल टू 49/15। 1 को उधर ले जाओ, आर को यहीं रखो। 49/15 - 1 15, 4 34/15 ना। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लो, आर को 1 + r², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच विल गिव यू 2 वैल्यूज ऑफ r। ये बन जाएगा 15 + 15r² इज इक्वल टू 34r। इधर ले आए, 15r² - 34r
प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये मिल गई हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका या तो फैक्टर्स बनाओ भाई। 15 और 15 की प्रोडक्ट होती है 225। हमें ऐसे दो टर्म्स चाहिए जिनकी प्रोडक्ट तो 225 और एडिशन 34। 25 निमा 225 और 25 और 9 34 होता है। सुन रहे हो मेरी बात को? तो ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 15r² माइनस 25r माइनस 9r प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5r कॉमन ले लो, 3r माइनस 5। इन दोनों में 3 की टेबल में ये आता है, 3 की में 3 कॉमन ले लो, 3r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3r माइनस 5 कॉमन ले लिया, 5r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3r माइनस 5 0 या 5r माइनस 3 0। यहाँ से r की वैल्यू आनी है 5/3 और यहाँ से r की वैल्यू आनी है 3/5। a की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुकी है। टर्म्स हमने, इसने क्या बोला था, कॉमन रेशियो फाइंड करो, आ गया। टर्म्स निकालनी है तो टर्म्स निकालने के लिए a 1 है और r 5/3 है, या a 1 है और r 3/5 है। तो टर्म्स क्या हैं, a/r, a और r। a 1/r का मतलब 5/3, 1 और a 1 × 5/3। ध्यान देना 3/5, 1 और 5/3। ये इसका उल्टा आ जाएगा जब आप यहाँ पर इन वैल्यूज़ को रखोगे। तो टर्म्स वही हैं, बस वो आगे पीछे हो गई हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। ये मैं हिंट दूंगी आपको, इसका सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल्स है वो आप लिख लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 5 0 एंड फोकी एट प्लस माइनस 4 0 रिस्पेक्टिवली। आप एक बात को समझो कि जिस एलिप्स के वर्टिसेस ये हैं, तो जो प्लस माइनस 5 0 है, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। यानी कि एक्स एक्सिस पर वर्टिसेस हैं तो एलिप्स कुछ इस तरह से मुड़ रहा है। प्लस माइनस 4 0 फोकी के कोऑर्डिनेट हैं, तो वो भी एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इट इज़ एन हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हम इसको लिख सकते हैं। आप इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी लिख सकते हो, आप या लिख सकते हो कि इट्स मेजर एक्सिस लाई ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब हमने मान लिया कि ए जो लेंथ है वो क्या है, सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो ए है। ठीक है, ए इज़ द, हमने मान लिया लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये तो वर्टेक्स हो गया 5, इसने क्या बोला, एक्स एक्सिस वर्टेक्स क्या है 5 0। तो ये पॉइंट है 5 0, ये है माइनस 5 0, फोकस है 4 0। इस टाइप के जो एलिप्स की इक्वेशन होती है हमने पता है क्या होती है, x² + a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। अब हमारा काम है a और b को फाइंड करना। तो ये हमें पता है कि जो वर्टिसेस के एंड पॉइंट्स होते हैं, जो वर्टिसेस के एंड पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस a0, जो कि हमारे प्लस माइनस 5 0 हैं, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। जो फोकी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी क्या होता है, प्लस माइनस AE0, जो कि हमें प्लस माइनस 4 0 दे रखा है। दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो AE इज इक्वल टू 4, A की वैल्यू 5 है तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। A आ गया, E आ गया, अब आपने केवल B निकालना है। तो भाई एलिप्स में हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला होता है, AE का स्क्वायर इज इक्वल टू A² माइनस B², या इसको इधर ले आओ तो B² इज इक्वल टू A² माइनस AE होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू हमारे पास हैं। A की वैल्यू कितनी है ये देख लो 5 है, AE की वैल्यू कहाँ गई, अभी मैंने लिखा था ना, ये रहा, AE की वैल्यू कितनी है 4 है। तो B का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी 9, और B की वैल्यू आ जानी है प्लस माइनस 3। तो एलिप्स की इक्वेशन आ जानी है x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। a² कितना हो जाएगा 25 और
बी स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वेयर 9 इज इक्वल टू 1। ये बीच में जो बातें मैंने बोली हैं इनको आपने डिटेल में लिखना है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी इज दिस, सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स ये आ गया, वी नो एंड सो। तो इस तरीके से आपने करना है। और 18th क्वेश्चन में ही एक और चॉइस मैंने दी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी and vertices and the length of latus rectum and equation of directrix in this। और ये क्या है, ये हाइपरबोला है। सुने मेरी बात ध्यान से, 9x स्क्वेयर माइनस 16y स्क्वेयर इज इक्वल टू 144। दोनों साइड 144 से डिवाइड करो तो x स्क्वेयर बाय 16 माइनस वाई स्क्वेयर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये हमारा हाइपरबोला आ जाएगा। अब आपने इस इक्वेशन को, मैं पहले इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ, हमें 2 पेज नहीं करने पड़ेंगे। अब आपने इस इक्वेशन को हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे आपने कंपेयर कर लेना है। एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो जो बेटा हमारा ए स्क्वेयर आएगा वो 16 आएगा और ए की पॉजिटिव वैल्यू 4 आ जाएगी। बी स्क्वेयर 9 आएगा, बी की पॉजिटिव वैल्यू 3 आ जाएगी। और जो ए ई की हमारी वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट। ध्यान देना, तो ये 16 जमा 9 25 का अंडर रूट यानी 5 आ जाएगा। तो ए ई की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू 4 है, यहाँ रखोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 5/4 और ए ई भी आ गया। सब चीज़ें आ गई। अब आपके पास टेबल होती है, उस टेबल की हेल्प से आप ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ये हमारा इस टाइप का हाइपरबोला है जिसके हमारे ट्रांसवर्स एक्सिस, पहले इसने बोला ट्रांसवर्स, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये कॉन्जुगेट है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के जो हमारे ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है भाई वो 2a होती है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में करा रही हूँ तो 2a है तो 8 आ जाएगा। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b होती है, b 3 है तो 2b कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी निकाल चुकी हूँ मैं अभी अभी आपके सामने, हो गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी एंड वर्टिसिज, वर्टिसिज के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस a0 होते हैं। ये सब आप डिटेल में लिखोगे ना वहाँ, प्लस माइनस a0 तो प्लस माइनस 40 हो गए। और फोकी के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वही एलिप्स की तरह हैं, फोकी के कोऑर्डिनेट्स भी प्लस माइनस ae0। ठीक है ना, तो जो फोकी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी हो जाएंगे प्लस माइनस ae0। ae की वैल्यू 5 आ रही है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 50। और क्या रह जाता है, वर्टिसिज हो गया। लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वेयर बाय a, तो 2b स्क्वेयर बाय a, 2b स्क्वेयर हो गया 9a हो गया 4, 2 2 जा 4, 9/2। और अब हमारी रह जाती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारी हो जाएगी, हाँ ये ध्यान रखना है कि ये है तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी यहाँ है, y के पैरेलल हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। तो a कितना है भाई 4 है, e कितना है 5/4 है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 16/5। तो भाई इस एक क्वेश्चन में सारी लगभग बातें हाइपरबोला से रिलेटेड आपकी आ गई हैं। तो मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब हमारे 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं, उन्हें देखते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सिंपल है, इसकी मैं सिर्फ आपको हिंट्स दूंगी। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ईच ऑफ 52 कार्ड बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। तो हमें रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बिल्कुल वर्बल है, तरीका मैं बता चुकी हूँ। नंबर ऑफ s 52 हो जाएगा। रेड कार्ड के इवेंट को e मान लेना, तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26, तो e की प्रोबेबिलिटी NE/NS 26/52 1/2। किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 किंग्स होते हैं तो उसको f इवेंट मान लेना, इसी तरीके से लिख लेना, तो ये हमारा 1/13 आ जाएगा। कार्ड इज आइदर ब्लैक और अ क्वीन। अब इस पर आपने ध्यान देना है कि या तो कार्ड ब्लैक है, सुनो मेरी बात, और का मतलब यूनियन क्वीन है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ब्लैक भी हो और क्वीन भी हो, तो आप इसको 2 तरीके से, 2 क्या अपना एक ही तरीके से करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटरसेक्शन क्वीन। ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, क्वीन अपनी 4 होती हैं,
और ब्लैक क्वीन कितनी होती हैं भाई, 2 होती हैं। 26 और 4 30, और 30 में से 2 गए तो 28/52 आ जाएगा। 14/26 और कट कर दो, 7/13 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आइदर ब्लैक और क्वीन की। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सैंपल पेपर का। और ये है बेटा हमारे सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। कन्वर्स द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, और z है √3 प्लस आयोटा। तो z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। पोलर फॉर्म होती है r ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो √3 प्लस आयोटा को मैं लिखती हूँ r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, और दोनों तरफ जब मैं कंपेयर करती हूँ तो r कोस थीटा √3 आ जाता है और r साइन थीटा 1 आ जाता है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसका स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। r स्क्वायर 4 आएगा, r की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे 2 आएगा। और इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हो तो r साइन थीटा बाय r कोस थीटा आ गया 1/√3। टेंजेंट थीटा 1/√3 आ गया, जो कि टेंजेंट 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ये बात आपने ना ध्यान रखनी है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मेरी बात को समझें। अगर ये -√3 माइनस आयोटा होता तो भी टेंजेंट थीटा ने 1/√3 आना था, लेकिन उस कंडीशन में आपने एंगल π/6 नहीं लेना था, आपने वहाँ पर एंगल को पाई प्लस π/6 करना था। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? या फिर आपने इधर से हमने एंगल को लेना था नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पूरा चैप्टर मेरा अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो थीटा की वैल्यू π/6 आ जाती है, r की वैल्यू 2 आ जाती है, और इसको अब आप यहाँ पर इसमें पुट कर दो तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ जाएगी। देखो ये होती है पोलर फॉर्म, r ब्रैकेट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या इसको लिख दो, एक ही बात है। तो r की जगह हमने 2 रखना है, ब्रैकेट में कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। तो ये था भाई कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सैम्पल पेपर का। आपने बार बार कहा तो मैंने करा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। लेक्चर थोड़ा भी बेनिफिशियल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।